हेलो गाइज़, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। गाइज़ आज से हम आज के वीडियो में जो है वो क्लासिकल मैकेनिक्स को रिवाइज़ करेंगे और मैथमेटिकल फिज़िक्स का हमने जितना किया उसको अभी हम वहीं रोक रहे हैं, क्योंकि मैं डिफरेंशियल इक्वेशन पे वीडियो बनाने वाला था, लेकिन जब मैंने एनालाइज़ किया पूरे दिन बैठ के मैंने उसको देखा पेपर्स को, ना DU में, ना JNU में, ना HCU में, कुछ BHU में आए हुए क्वेश्चन हैं, लेकिन वो बहुत ही ईजी हैं। उसको आप डायरेक्टली बहुत ईजिली कर सकते हैं। तो मैंने उसके ऊपर सोचा कि बनाने से क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि कोई वैल्यू ही नहीं है उस टॉपिक की। क्योंकि हमें कॉमन टॉपिक लेके चलना है, जो कि सभी इंट्रेंसेस में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस, चाहे वो एक ही क्वेश्चन क्यों ना आया हो, हमें उसको करना है रिवाइज़। तो आज मैं क्लासिकल मैकेनिक्स कंप्लीट करा दूंगा और इसके बाद हम ऑप्टिक्स या सॉलिड स्टेट फिज़िक्स रिवाइज़ करेंगे, ठीक है। तो देखिए, क्लासिकल मैकेनिक्स में आपको क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम। और गाइस, शुरू करने से पहले अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लास्ट में ज़रूर लाइक करिएगा और वीडियो को पूरा देखा करिए, क्योंकि अगर आप आधा अधूरा देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या चीज़ कब अप्लाई करनी है, कैसे अप्लाई करनी है। और दूसरी चीज़, अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम एंड कॉन्स्टेंट्स, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, आप इसको नहीं छोड़ सकते, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे क्वेश्चंस कॉन्स्टेंट्स के ऊपर भी आए हुए हैं, ठीक है। तो देखिए, the minimum number of independent variables or coordinate required to specify the position of a dynamical system is called degrees of freedom of the system। यानी अगर आप कोई सिस्टम है, जैसे मान लीजिए एक रूम में एक पार्टिकल हमने रख दिया, तो रूम क्योंकि 3 डायमेंशनल रूम है, तो उस पार्टिकल की पोजीशन को बताने के लिए मुझे मिनिमम इंडिपेंडेंट 3 कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो जितने भी मुझे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स या कोऑर्डिनेट्स, नॉट डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, उन्हें हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बोलते हैं, उस सिस्टम के डायनामिकल सिस्टम के किसी पोजीशन, पार्टिकल के पोजीशन को बताने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बोला एक पार्टिकल के लिए, किसी रूम में एक पार्टिकल है तो 3 कोऑर्डिनेट x, y, z। लेकिन अगर किसी सिस्टम में, इफ़ अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ n पार्टिकल मूविंग फ्रीली इन अ स्पेस, देन वी नीड 3 टाइम्स ऑफ n इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स। क्लियर सी बात है कि अगर 2 पार्टिकल हैं तो मुझे एक पार्टिकल के लिए तो x, y, z चाहिए ही, यानी 3 कोऑर्डिनेट। दूसरे पार्टिकल के लिए भी x, y, z चाहिए, यानी टोटल 6 कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर ऐसी n पार्टिकल्स होंगे तो मुझे 3n टाइम्स 3n कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो उस केस में आपका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 3n हो जाएगा। अब यहाँ पर एक और डेफिनेशन मैंने देखा है जो कि आपको पता होना चाहिए, वो है कन्फिग्रेशन स्पेस क्या होता है। देखिए, अगर मैं बोल रहा हूँ आपके पास कि n पार्टिकल सिस्टम है, किसी एक स्पेस में फ्रीली मूव कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें पता है कि 3n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम चाहिए। क्या हम उसको एक इक्विवेलेंटली ये कह सकते हैं कि 3n डायमेंशनल स्पेस में एक सिंगल पार्टिकल मूव कर रहा है? बिल्कुल कह सकते हैं। 3n डायमेंशनल स्पेस में एक सिंगल पार्टिकल इज इक्विवेलेंट टू दी n पार्टिकल इन n डायमेंशनल स्पेस, ठीक है, या इस सिंपल 3D स्पेस। तो द configuration of a system of n particle moving freely in 3D space generally may be represented by the position of single point or particle in 3n dimensional space which is called the configuration space। ध्यान रखना, configuration space हम उसे ही बोलते हैं जब हम, क्या होता है, जब ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं तो उसे हम रिमूव कर देते हैं, एक इक्विवेलेंटली स्पेस क्रिएट करते हैं जिसमें हम सिंगल पार्टिकल लेकर उसको हम स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी आपको टू पार्टिकल सिस्टम के बारे में बताया, मुझे 6 कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट है। अब आपको पता है कि 6 कोऑर्डिनेट के लिए अलग अलग फिजिक्स को करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, तो हम क्या करते हैं, उस सिंपल स्पेस जो 3D स्पेस था उसको हम कन्फिग्रेशन स्पेस बनाते हैं, ठीक है। कन्फिग्रेशन स्पेस में क्या हो जाएगा कि एक सिंगल पार्टिकल है वो 6 डायमेंशनल स्पेस में है, तब वो थोड़ा आसान हो जाता है। जब आप आगे जाएंगे तो आप इसके बारे में और पढ़ाई करेंगे। नेक्स्ट देखिए, the number of coordinates needed to specify a dynamical system becomes smaller when we impose some constraints। यहाँ पर एक वर्ड आया, constraints क्या होते हैं? constraints या बेसिकली limitations भी कह सकते हैं आप इसको। यानी अगर एक पार्टिकल है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक पार्टिकल है, मैं बोल रहा हूँ कि उसको मैंने एक उस पर कॉन्स्टेंट इम्पोज कर दिया कि वो एक स्क्वायर के ऊपर ही मूव कर सकता है। एक पार्टिकल लिया मैंने और मैंने बोला है कि भाई वो सिर्फ स्क्वायर के इस पोर्शन से ये इसी पर रह सकता है। तो आप देखिए क्या किया, इस सिंगल, ये जो ब्लैक मैंने बनाया है पॉइंट, ये ब्लैक पॉइंट अगर पहले स्पेस में था तो मुझे 3 कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन अब मैंने क्या कर दिया, इस पर एक लिमिटेशन लगा दी, भाई तू अब फ्रीली मूव नहीं कर सकता। अब तू फ्रीली मूव कर सकता है लेकिन एक प्लेन पे मूव कर सकता है। और प्लेन पे क्या होता है, जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाएगा, एक ये हो सकता है, या यहाँ से यहाँ जाएगा।
सो बेसिकली इसमें क्या होगी, आप देख सकते हैं मुझे 2 कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट होगी, एक x और एक y। तो लिमिटेशन एक लगाई मैंने कि भाई तू इस प्लेन पे मूव करेगा, तो क्या हो गया 3 - 1। 3 तो इसका कोऑर्डिनेट तब होता है जब कोई लिमिटेशन नहीं होती, कोई कांस्टेंट नहीं होता। लेकिन अब इसमें एक जो है कांस्टेंट अप्लाई हो गया है, तो उसकी वजह से इसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना हो गया है 2, क्योंकि 2 कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट होती है। अब इसको एक और तरीके से आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप प्लेन पे, कोई भी चीज़ प्लेन पे है तो आपको 2 कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। अगर ये पार्टिकल फ्रीली मूव कर रहा होता है स्पेस में तो 3 कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट होती, ठीक। तो देखिए कांस्टेंट क्या होता है, द लिमिटेशंस ऑन द मोशन ऑफ अ सिस्टम आर कॉल्ड कांस्टेंट एंड द मोशन इज सेट टू बी अ कांस्टेंट मोशन, ठीक है। जो मैंने अभी आपको बताया है, ये मैंने उसका डेफिनेशन आपको बता दिया कि जो हम लिमिटेशन लगाते हैं उसी लिमिटेशन को हम बोलते हैं कांस्टेंट। और जब वो हम लिमिटेशन लगा दिया है हमने, तो जब जैसे इसमें जो ब्लैक पॉइंट है जो मोशन कर रहा है वो कांस्टेंट मोशन है। अब देखिए क्या होता है, जनरली हमारे पास 4 टाइप के कांस्टेंट्स होते हैं। उसमें सबसे सिंपलेस्ट है होलोनोमिक कांस्टेंट। व्हेन द कांस्टेंट आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन एफ ऑफ आर, यानी आप इतना समझ लीजिए कि अगर आप कोई एक इक्वेशन बना पा रहे हैं एक कांस्टेंट की, जिसमें या तो इक्वल टू 0 हो जाए या कांस्टेंट हो जाए, बात बराबर ही है, तो उस तरीके की कांस्टेंट को होलोनोमिक कांस्टेंट बोलते हैं। यानी इक्वालिटी का साइन आना चाहिए उस कैसे भी करके। देखिए मैं आपको कुछ एग्जांपल से समझाता हूँ। एग्जाम्पल सबसे पहला है मेरा सिंपल पेंडुलम का। अब देखिए आपको पता है जब कोई भी सिंपल पेंडुलम ऐसे ऑसिलेट ऐसे चम कर रहा होता है तो उसकी लेंथ चेंज नहीं होती है। सिंपल सी बात है, जो पेंडुलम की जो लेंथ है वो चेंज नहीं होगी और ये एक प्लेन में होता है। आप देख सकते हैं ना, ये पूरे प्लेन में ऐसे ऐसे मूव करता रहता है, तो ये कांस्टेंट मोशन है। तो सिंपल सी बात है, लेकिन क्योंकि इसमें लेंथ चेंज नहीं हो रहा है तो क्लियर सी बात है, मैं लिख सकता हूँ लेंथ ऑफ द रॉड या जो हमने स्ट्रिंग ली हुई है वो कांस्टेंट है। तो L = कांस्टेंट, यहाँ पर इक्वालिटी का साइन आ रहा है। तो अगर इक्वालिटी का साइन आ रहा है तो कैसा हो जाएगा, होलोनोमिक कांस्टेंट का एक ही एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल देखिए, मोशन ऑफ अ पार्टिकल ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। जैसे आपको पता है कि अगर मैं एक पार्टिकल को इससे बांध दूँ और इसको ऐसे पूरा घुमाऊँ इसको वर्टिकल सर्कल या हॉरिजॉन्टल सर्कल में, तो क्या है, पार्टिकल का सेंटर से डिस्टेंस फिक्स है। सर्कल में तो ऐसा ही होता है ना, सर्कल का रेडियस कभी चेंज नहीं होता। तो क्या होगा, यहाँ पर रेडियस कांस्टेंट है, तो ये भी एक होलोनोमिक कांस्टेंट, क्योंकि इसमें इक्वालिटी का साइन लग रहा है। मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी, जैसे आप मान लीजिए आपके पास कोई स्केल होती है ना, हमारे पास लकड़ी टाइप की स्केल होती है, और इस स्केल को मैं या तो रोटेट कराऊँ या ट्रांसलेट कराऊँ आगे पीछे, तो इन 2 पॉइंट्स का जो भी 2 पॉइंट्स का भी जो डिस्टेंस है किसी भी रिजिड बॉडी में, वो तो बदलता नहीं, रिजिड इसलिए उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। तो ये पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होगा, यानी इक्वालिटी का साइन है फिर से, तो यानी कि एक होलोनोमिक कांस्टेंट का एग्जांपल है। तो आई होप कि होलोनोमिक कांस्टेंट आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या है, if there are p equations of constants, then the degrees of freedom when we take constant motion becomes n = 3n - p। अब देखिए हमें पता है कि जब पार्टिकल फ्रीली मूव करता है तो 3n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम उसकी होती है। लेकिन अगर मैं उस पर p कांस्टेंट अप्लाई कर दूं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो सिंपल पेंडुलम है वो 2D में कांस्टेंट होता है, तो हमें पता है 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगी पेंडुलम की, जो बॉब है उसका। अब इसको दूसरे तरीके से कैसे समझा जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमने इसमें एक कांस्टेंट लगा दिया कि हमारे पास एक इक्वेशन है, लेंथ उसकी नहीं बदलती, तो एक कांस्टेंट इक्वेशन हो गई। तो अगर आपके पास ऐसे ही p इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट्स हैं तो जो फाइनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगी वो 3n - p होगी। तो आप देख सकते हैं 3 चाहिए होता है मेरे को जनरली, लेकिन यहाँ पर एक कांस्टेंट लगा दिया L = कांस्टेंट, तो वो आपका 3n, मतलब क्या हो जाएगा सिंपल पेंडुलम के लिए 3 × 1 - 1 विच इज़ इक्वल टू 2, और जो कि बिल्कुल सही है क्योंकि ये प्लेन के अंदर है, तो 2 ही कोऑर्डिनेट्स चाहिए हमें हमेशा किसी भी पॉइंट पर, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टाइप है वो है नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट्स। क्या होते हैं, कांस्टेंट जो एक्सप्रेशन होगा उस कांस्टेंट का, उसमें एक इनइक्वालिटी का साइन आता है। उसमें क्या होता है, इनइक्वालिटी का साइन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनइक्वालिटी का साइन कैसे आएगा इसको हम समझते हैं, ध्यान से देखिए आप। बर्ड इन अ केज, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई 3D रूम है और आपने क्या कर दिया, एक परिंदे को, एक पक्षी को इस रूम में पैक कर दिया। अब जब पक्षी फ्रीली स्पेस में मूव करता है, उड़ रहा होता है, तो उसके 3 कोऑर्डिनेट्स हमें रिक्वायरमेंट चाहिए, लेकिन मैंने क्या कर दिया, उसी पक्षी उस कबूतर को पकड़ के एक रूम में फिक्स कर दिया। तो अब क्या हो गया, वो मैक्स टू मैक्स कितना जा सकता है, साइड तक ही तो मूव कर सकता है, या तो वो इतना L साइड तक ऊपर जा सकता है, इधर ये लेंथ, इधर ये विड्थ तक, इतना ही तो मूव कर सकता है। यानी बेसिकली जो उसका x कोऑर्डिनेट है वो L से छोटा होगा, y कोऑर्डिनेट भी L से छोटा होगा, z कोऑर्डिनेट भी L से छोटा होगा, और उसके बराबर हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये कांस्टेंट लग गया इसके ऊपर।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इनइक्वालिटी का साइन लग रहा है, इक्वालिटी के साथ, इक्वालिटी भी लग सकता है और इनइक्वालिटी भी लग सकता है, तो उसमें हम नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट की बात करेंगे। ठीक है, गैस मॉलिक्यूल इन अ सिलेंडर, जैसे सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर के अंदर आपने गैस मॉलिक्यूल को फिक्स कर दिया, तो गैस मॉलिक्यूल क्या कर सकता है, एक्स कोऑर्डिनेट में कहाँ तक जा सकता है, रेडियस ऑफ द सिलेंडर तक, वाई कोऑर्डिनेट भी रेडियस ऑफ द सिलेंडर तक, तो यानी इसको इस तरीके से फिक्स हमने कर दिया इसके पूरे सिस्टम को, यानी एक्स कोऑर्डिनेट आर से -r तक जा सकता है, अगर मैं इसे ओरिजिन ले लूँ तो ये r तक जा सकता है और -r तक जा सकता है। सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट भी इसी तरीके से हमने, अब इनइक्वालिटी का साइन आ गया तो नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट हो गया। नेक्स्ट देखिए, दो और टाइप की कांस्टेंट्स होते हैं, एक होता है रियोनोमिक कांस्टेंट और एक होता है स्क्लेरोनोमिक कांस्टेंट। व्हेन द कांस्टेंट इज डिपेंडेंट ऑन द टाइम देन इट इज़ रियोनोमिक कांस्टेंट। अब आप एक चीज़ देखें, यहाँ पर जो हम बात करें पेंडुलम की लेंथ की, जो रॉड जो हमने लिया हुआ है, क्या जब ये मोशन करेगा तो इसका लेंथ जो कांस्टेंट हमने लिया है ना, वो चेंज होता है टाइम के साथ? नहीं होता है, सिंपल सी बात है, कभी नहीं होता है ऐसा तो। लेकिन अगर आप इसी, ये क्या हो गया, जब लेंथ जो कांस्टेंट है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं रियोनोमिक कांस्टेंट। लेकिन अगर हम दूसरा स्क्लेरोनोमिक कांस्टेंट की बात करें, जैसे एक हैंकी मान लीजिए आप, या कोई भी फ्लेक्सिबल चीज़, हैंकी में 2 पॉइंट्स है, जब आप हैंकी को ऐसे मोशन में करोगे तो ये क्योंकि फ्लेक्सिबल होता है तो ये जो डिस्टेंस है 2 पॉइंट्स का वो चेंज होता है ना। तो लेकिन अगर आप रिजिड बॉडी में देखो तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, कांस्टेंट तो है, यानी हैंकी में जब आप कोई पार्टिकल मूव कराते हो तो ये 2D शेप का एक प्लेन होता है, तो इस पर कांस्टेंट तो हो गया, लेकिन 2 पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है वो भी चेंज कर जाता है फ्लेक्सिबल सिस्टम के केस में। तो उस तरीके के कांस्टेंट को हम बोलते हैं स्क्लेरोनोमिक, क्योंकि वो टाइम पर स्क्लेरोनोमिक टाइम के साथ चेंज, अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया शायद, हाँ सॉरी, मैंने जो भी आपको बताया कि जैसे ये पेंडुलम की जो लेंथ चेंज हो रही है, तो पेंडुलम की जब लेंथ चेंज नहीं हो रही है तो वो स्क्लेरोनोमिक है, वहाँ पर मेरी मिस्टेक थी। स्क्लेरोनोमिक कांस्टेंट क्या होते हैं, जब वो टाइम इंडिपेंडेंट होते हैं, तो जैसे यहाँ लेंथ ऑफ द रॉड है या मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी के केस में डिस्टेंस है, ये टाइम के साथ चेंज नहीं करती, तो होलोनोमिक जनरली स्क्लेरोनोमिक होते हैं और नॉन होलोनोमिक रियोनोमिक हो सकते हैं। रियोनोमिक के केस में क्या होगा कि ये जो पॉइंट्स हैं, जैसे ये मैंने हैंकी वाला एग्जांपल आपको बताया, इसमें ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस चेंज हो सकती है और पार्टिकल प्लेन के अंदर कांस्टेंट भी है, तो ये कांस्टेंट मोशन है और कैसा है, रियोनोमिक, क्योंकि टाइम पर डिपेंड कर रहा है इनके बीच का जो डिस्टेंस है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यानी आप इतना समझ लीजिए इन जनरल जो फ्लेक्सिबल चीज़ें होती हैं, जो जैसे बलून हो गया, रबर टाइप फ्लेक्सिबल चीज़ें होती है, वो स्क्लेरोनोमिक के अंदर उसमें रियोनोमिक के अंदर आते हैं, और जो रिजिड बॉडीज़ होते हैं वो स्क्लेरोनोमिक के अंदर आते हैं। सिंपल। अब आपको क्या पता होना चाहिए, ऑयलर लैग्रांज इक्वेशन, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरल फॉर्म आपको पता होना चाहिए इसका, जो है d/dt del t over del q डॉट माइनस del t over del q k and gk, where gk is जनरली अ फोर्स टर्म। यहाँ पर ये भी फोर्स टर्म ही है, हालांकि हम इसको इधर लिख के एक फाइनल टर्म लिख सकते हैं फोर्स का। तो जो ये del t over del q है ना, इसे हम बोलते हैं फिक्टिशियस फोर्स कंपोनेंट। ये अपेरेंट फोर्स है, ये तभी अराइज होता है जैसे हम सूडो फोर्स वगैरह की बात करते हैं, वही है ये फिक्टिशियस फोर्स। और अगर कंजर्वेटिव के केस में बात करें तो हमें पता है कि जो जीके होगा वो del v over del q होगा, फिर हम इसको पुट करते हैं, फाइनल इक्वेशन निकालते हैं एल के टर्म्स में, वेयर एल इज नोन एज लैग्रांजियन फंक्शन ऑफ अ सिस्टम या सिंपल लैग्रांजियन ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, तो इस एल की वैल्यू आप कैसे पता लगाते हैं, 4 स्टेप से पता लगाते हैं। सबसे पहले आपको उसकी काइनेटिक एनर्जी, वेयर टी स्टैंड्स फॉर काइनेटिक एनर्जी, ये पता लगाना होता है हमें कि सिस्टम में कितने पार्टिकल है, वो कैसे मूव कर रहा है। फिर आपको उसकी पोटेंशियल देखनी होती है, क्या पोटेंशियल एनर्जी, किस टाइप की पोटेंशियल एनर्जी, जैसे हार्मोनिक ऑसिलेटर में हाफ ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता है, या एक सिंगल पार्टिकल हाइट पे मूव कर रहा है तो mgh होता है। तो आपको काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करना होता है, फिर उसका लैग्रांजियन लिखना होता है, फिर उसका इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ऑयलर लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि d/dt del L over del q डॉट माइनस del L over del q इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये जो लैग्रांजियन हम डिफाइन करते हैं किसी भी सिस्टम के लिए, यहाँ पर इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, लेकिन उससे पहले गाइस यहाँ पर ध्यान रखना आपको कि P जिसे हम बोलते हैं जनरलाइज मोमेंटा, वो del L over del q डॉट होता है और P डॉट की वैल्यू del L over del q होता है। ठीक है, ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, हमेशा नहीं बोलना है। कोई क्या क्या प्रॉपर्टीज़ लैग्रांजियन की होती हैं, देखिए सबसे पहले लैग्रांजियन ऑफ अ सिस्टम इज़ अ गेज इन्वेरिएंट। अब ये गेज इन्वेरिएंट आपके लिए शायद नया वर्ड हो, बट मैं आपको बता दूं, अगर हम किसी नए लैग्रांजियन को डिफाइन करें, उसमें कुछ TF over dt ऐड करके, यानी कोई फंक्शन है जो कि टाइम डिपेंडेंट है, उसमें अगर मैं ऐड कर दूं पुराने वाले लैग्रांजियन में और नए वाले लैग्रांजियन से इक्वेशन ऑफ मोशन निकालूं, तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है, गेज इन्वेरिएंट है, गेज वेरिएंस नहीं है वो।
सेकंड क्या है, लैग्रांजियन इज एडिटिव। जैसे मान लीजिए कि एक सिस्टम है और एक सिस्टम में भी दो अलग अलग सिस्टम है, इसके लिए लैग्रांजियन है LA और इसके लिए लैग्रांजियन है LB। तो कंप्लीट सिस्टम के लिए अगर मुझे लैग्रांजियन निकालना हो तो मैं सिंपली ऐड कर दूंगा, यानी लैग्रांजियन हम डिफरेंट सिस्टम्स के लिए ऐड कर सकते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी है लैग्रांजियन इज आर्बिट्रेरी विद इन ओवरऑल मल्टीप्लिकेटिव कांस्टेंट, यानी अगर आप नया लैग्रांजियन निकालते हैं सम कांस्टेंट टाइम्स ओल्ड लैग्रांजियन तो इक्वेशन ऑफ मोशन में कोई चेंज नहीं आता है, तो इसलिए लैग्रांजियन एक आर्बिट्रेरी है। और नेक्स्ट और लास्ट, लैग्रांजियन इज इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑल्सो। तो दोनों चीज़ें, गेज इनवेरिएंट भी होता है और गैलीलियन इनवेरिएंट भी होता है। तो ये कुछ 4 प्रॉपर्टी हैं लैग्रांजियन फंक्शन से, आपको पता होना चाहिए क्योंकि स्टेटमेंट के ऊपर भी कोई क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट देखिए, सिमेट्री प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेस टाइम कंजर्वेशन लॉज। The total linear momentum of a closed system is conserved due to homogeneity of space। BHU जैसे या DU जैसे एग्जाम में क्या होता है, आपसे स्टेटमेंट के ऊपर भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो पूछता है कि किसी क्लोज सिस्टम के लिए लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड होता है, वाई 4 ऑप्शन दे देगा, होमोजेनिटी ऑफ स्पेस, होमोजेनिटी ऑफ टाइम, आइसोट्रॉपी ऑफ स्पेस, आइसोट्रॉपी ऑफ टाइम। तो ध्यान रखना है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड इसलिए होता है क्योंकि स्पेस जो है हमारा वो होमोजीनियस स्पेस होता है। होमोजीनियस क्या होता है, जब आप अगर कोऑर्डिनेट को शिफ्ट करते हैं, जैसे हमारा 0,0 ना हो के सम h,k हो जाएगा तो फिजिक्स चेंज नहीं होती है, तो उसे हम होमोजेनिटी ऑफ स्पेस बोलते हैं। एंगुलर मोमेंटम, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ क्लोज सिस्टम इज कंजर्व्ड ड्यू टू आइसोट्रॉपी ऑफ स्पेस। आइसोट्रॉपी ऑफ स्पेस रोटेशन से रिलेटेड है, यानी अगर आप ओरिजिन को रोटेट करा देते हैं तो भी उसकी जो फिजिक्स के जो लॉज हैं वो चेंज नहीं होते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड इसलिए होता है किसी भी क्लोज या आइसोलेटेड सिस्टम के लिए क्योंकि स्पेस जो हमारा आइसोटॉपिक है। नेक्स्ट, टोटल एनर्जी ऑफ अ क्लोज सिस्टम इज ड्यू टू होमोजेनिटी ऑफ टाइम, यानी क्लियर सी बात है कि टाइम इंडिपेंडेंट, जब आप इवेंट्स को कर रहे हो तो टाइम तो फिक्स होता है, हर किसी इवेंट हर किसी चीज़ के लिए टाइम फिक्स होता है, तो होमोजेनिटी ऑफ टाइम है। तो ये 3 चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। नेक्स्ट देखिए, whenever Lagrangian function does not contain a coordinate q k explicitly, the generalized momenta pk is a constant of motion, the coordinate q is a cyclic coordinate not constant और ignorable coordinate। यानी आप मान लीजिए कि आपने किसी सिस्टम के लिए जो मैंने 4 स्टेप्स बताए लैग्रांजियन लिखा और उसमें आप देख रहे हैं कि x कोऑर्डिनेट आ ही नहीं रहा है, यानी वो इंडिपेंडेंट ऑफ x है। तो अगर लैग्रांजियन में क्या होता है, कोई कोऑर्डिनेट नहीं है, उसमें मिसिंग है, तो उस मिसिंग कोऑर्डिनेट को हम साइक्लिक कोऑर्डिनेट बोलते हैं या दूसरे वर्ड में इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। तो अगर आप उस कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में, उस कोऑर्डिनेट के डेरिवेटिव के रिस्पेक्ट में अगर आप लैग्रांजियन को करते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं उस लैग्रांजियन का, तो आप जो आपको नया जो पीके मिलेगा, जो जनरलाइज मोमेंटम, वो उसका कांस्टेंट ऑफ मोशन होता है। उसमें आपको ऑयलर लैग्रांज पूरा लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली उसका जनरलाइज मोमेंटम निकालिए, वही उसका इक्वेशन ऑफ मोशन या कांस्टेंट ऑफ मोशन होगा। ठीक, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं सेंट्रल फोर्स फील्ड में, यानी सेंट्रल फोर्स के अंदर अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो वट एवर द पोटेंशियल, कुछ भी हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी तो उसका फिक्स है, इतना ही होगा। आप देख सकते हैं यहाँ थीटा कहीं नहीं है, तो थीटा क्या है, एक साइक्लिक कोऑर्डिनेट है ना। थीटा कहीं दिख रहा है आपको लैग्रांजियन में? नहीं है। यहाँ थीटा डॉट है, आर डॉट है, आर है, थीटा नहीं है। और वैसे भी सेंट्रल फोर्स फील्ड में पोटेंशियल तो थीटा पर डिपेंड करता ही नहीं है, सिर्फ आर पर डिपेंड करता है। तो थीटा एक साइक्लिक कोऑर्डिनेट हो गया। तो उस थीटा के कॉरेस्पॉन्डिंग जो मोमेंटम आप निकालेंगे डेल एल ओवर डेल थीटा डॉट, जो कि एम आर स्क्वायर थीटा डॉट होगा, वो कांस्टेंट होगा। और हमें पता भी है कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो कांस्टेंट होता है, सिंपल। अब है हमारा हैमिल्टोनियन। हैमिल्टोनियन का जो फंक्शन का जो फॉर्मूला है वो समेशन के 1 to the n तक जाएगा, पी के क्यू के डॉट माइनस एल। ध्यान रखिएगा ये लैग्रांजियन से रिलेटेड होता है। क्वेश्चन कभी ऐसा नहीं आएगा क्योंकि एक्सप्लेनेशन होती है कि हम हैमिल्टोनियन क्यों यूज़ करते हैं लैग्रांजियन के ऊपर, क्योंकि लैग्रांजियन बेसिकली सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है और हैमिल्टोनियन फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, इसलिए हम यूज़ करते हैं। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता भी एक लाइन में तो आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि डी एच ओवर डी टी जो होता है वो माइनस डेल एल ओवर डेल टी होता है। तो अगर लैग्रांजियन टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है, एक्सप्लिसिटली इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, तो देन एच जो होगा वो कांस्टेंट आ जाएगा, सिंपल सी बात है, 0 हो जाएगा। तो उस केस में आपका टोटल एनर्जी कांस्टेंट होता है। तो हैमिल्टोनियन को हम जनरली टोटल एनर्जी ही बोलते हैं। एक और इसका एडवांटेज क्या है कि हमें पता है कि हैमिल्टोनियन को हम टोटल एनर्जी बोलते हैं, लेकिन हम लैग्रांजियन को टोटल एनर्जी नहीं बोल सकते, क्योंकि लैग्रांजियन जो होता है वो टी माइनस वी होता है और ऐसा कोई नॉन क्वांटिटी नहीं है हमारे पास कि टी माइनस वी को हम क्या बोलें। तो इसलिए लैग्रांजियन एक फंक्शन है और हैमिल्टोनियन को हम ऑपरेटर भी बोल देते हैं, और हैमिल्टोनियन भी एक फंक्शन है जो कि टोटल एनर्जी, किसी सिस्टम के टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है जो आपको पता होना चाहिए वो है हैमिल्टोनियन इक्वेशन, हैमिल्टॉन्स इक्वेशन, या आप सिंपल ये भी कह सकते हैं हैमिल्टॉन्स इक्वेशन और कैनोनिकल इक्वेशन भी। तो
क्यू के डॉट इज इक्वल टू डेल एच ओवर डेल पी के और माइनस पी के डॉट डेल एच ओवर डेल क्यू के, इसके ऊपर BHU में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, डायरेक्ट आपसे इन्हीं ऑप्शन में से पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन। तो ध्यान रखना है DH ओवर DT इज इक्वल टू माइनस डेल एल ओवर डेल टी। ये तीन इक्वेशन हम जिन्हें हम बोलते हैं हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन या सिंपल कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है ये भी पता होना चाहिए आपको। When we need to change one set of position momentum coordinate to another set of position momentum coordinate, then we have to use canonical transformation। कभी कभी क्या होता है कि हमें एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसफॉर्म करना होता है किसी सिस्टम के लिए। ज़रूरी नहीं कि हमेशा ही, कुछ ये सिर्फ मेथड है, मैथमेटिकल मेथड है, ताकि हम डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में फिजिक्स को देख सकें किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं, तो वैसे हम कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। तो उसके लिए हमें एक चीज़ चाहिए होती है, जब भी हम किसी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट में जाते हैं ना, तो एक फंक्शन चाहिए होता है जिसे हम बोलते हैं जनरेटिंग फंक्शन। तो यहाँ पर 4 केसेस से मैंने आपको समझाया है, छोटा कर दिया है कि अगर आपके पास मान लीजिए जनरेटिंग फंक्शन स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू और टाइम का फंक्शन दिया हुआ है, तो आप जो स्मॉल p निकालेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर स्मॉल p नहीं है, स्मॉल q है, कैपिटल q है, तो ये स्मॉल p निकालेंगे डेल इसको q के साथ रिस्पेक्ट करके, और कैपिटल p भी नहीं है इस तरीके से। तो ये मैंने चारों केसेस आप देख सकते हैं, जब आपका f जो है स्मॉल p कैपिटल p होगा तो आपको क्या निकालना होगा, स्मॉल p नहीं है तो स्मॉल p निकालेंगे और कैपिटल q निकालेंगे इस फॉर्मूले से। सिमिलरली थर्ड केस है, जब आपके पास f जो होगा वो स्मॉल p और कैपिटल q पर है, तो यहाँ पर ना कैपिटल p नहीं है तो कैपिटल p आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे, और स्मॉल q नहीं है तो आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे। एंड लास्ट वन, जब आपका f जो है वो स्मॉल p कैपिटल p और t पर डिपेंड करेगा, तो आप इसको स्मॉल q निकालेंगे और कैपिटल q ऐसे निकालेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट है पोर्शन ब्रैकेट। इफ़ f एंड g डिपेंड अपॉन द पोजीशन कोऑर्डिनेट एंड द मोमेंटम कोऑर्डिनेट एंड टाइम t, तो जो उनका पोर्शन ब्रैकेट होगा वो इस फॉर्मूले से निकाला जाता है। देख सकते हैं आप, QP PQ, FG FG, ऊपर FG है नीचे QP PQ है, उल्टा हो जाता है और माइनस लगाना है बीच में। पोर्शन ब्रैकेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पोर्शन ब्रैकेट इस जो आपने उसमें कम्यूटेशन पढ़ते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, अगर आपने पढ़ा है, रिवाइज किया है, तो कम्यूटेशन और पोर्शन ब्रैकेट में ज़्यादा सिमिलैरिटी है। तो प्रॉपर्टीज़ क्या है, पोर्शन ब्रैकेट हैज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ एंटी सिमेट्री, यानी कि अगर आप FG का पोर्शन ब्रैकेट निकालते हैं तो किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ GF के। F और F यानी दो सेम जो है फंक्शन का निकाल रहे हैं तो ज़ीरो ही आता है, फंक्शन और कांस्टेंट का निकाल रहे हैं तो भी ज़ीरो ही आएगा, कांस्टेंट टाइम्स फंक्शन और दूसरे फंक्शन का निकालेंगे तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैंने लिखी हैं, आप इसको रिवाइज़ कर लीजिएगा इस PDF से। ये FG सारी प्रॉपर्टीज़, हो सकता है डायरेक्ट प्रॉपर्टी ही पूछ ले आपसे, तो ये प्रॉपर्टी आप डायरेक्ट लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कंडीशन फॉर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी अगर आपको प्रूव करना है कि कोई ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल है या नहीं है, तो 2 कंडीशन से आप प्रूव कर सकते हैं। आप उसका पोर्शन ब्रैकेट निकालिए और उसके कोऑर्डिनेट में स्वैप कर दीजिए, यानी आप कैपिटल P कैपिटल Q का विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल p स्मॉल q और स्मॉल p एंड स्मॉल p का कैपिटल Q एंड कैपिटल P से करके देखिए, दोनों बराबर होना चाहिए। लेकिन ये एक टीडीएस मेथड है, उसका दूसरा वाला आसान है कि आप उसका कैपिटल Q और P का उसका निकाल लीजिए पोर्शन ब्रैकेट, वो 1 आ जाना चाहिए, तो सिंपल है। एक और टॉपिक है स्मॉल ऑसिलेशन का, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है। क्या करते हैं हम इसमें, फ्रीक्वेंसी निकालते हैं जनरली, जो कि फॉर्मूला होता है ये √V∞A/m। A इज़ द पॉइंट ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, कैसे निकालते हैं, सबसे पहले आपको V ऑफ x गिवन होगा, उसके लिए आपको स्टेबल एंड अनस्टेबल पॉइंट्स निकालने, कैसे उसका डिफरेंशिएशन करना है और 0 को इक्वेट करना है। आपको मान लीजिए 2 पॉइंट्स आ गए, फिर आपको डबल डिफरेंशिएशन निकालना है उस Vx का, अगर वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, पॉजिटिव है, तो उसे हम बोलते हैं मिनिमा और वो स्टेबल पॉइंट है। अगर ये लेस देन 0 आ रहा है तो वो नेगेटिव होगा, उसे हम बोलते हैं मैक्सिमा, यानी वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। कभी कभार क्या होता है, डायरेक्टली इक्विलिब्रियम डिस्टेंस भी निकालने के लिए पूछ लेते हैं, तो सिंपली आप इसको V' को 0 करिए, x0 जो आएगा वही आपका इक्विलिब्रियम डिस्टेंस होगा। ठीक है, एग्जांपल मैंने कुछ करा दिया आपको। देखिए V ऑफ x अगर दिया हुआ है ax² प्लस b/x², ओमेगा निकालना है, मास 1 है, तो इसको डिफ्रेंशिएट किया 2x माइनस 2b/x³ इज इक्वल टू 0। यहाँ से x² निकल के आ गई √b/a, डबल डिफ्रेंशिएट किया तो 2a, इसको यहाँ पर फिर इसको पुट किया 8a आ गया, यानी जो कि ग्रेटर देन 0 है, यानी मिनिमम मिल गया हमें। तो मिनिमम मिल गया तो डायरेक्टली कितना वैल्यू आ रहा है यहाँ पर, 8a आ रहा है, पुट कर दिया क्योंकि मास 1 था। एक और एग्जांपल, V ऑफ x इज इक्वल टू α/3x³ प्लस β/4x4, इसको डिफ्रेंशिएट किया, 3 रूट्स आ गए, माइनस अल्फ़ा बीटा 0 0, डबल डिफ्रेंशिएट किया, क्लियर सी बात है,
डबल डिफ्रेंशिएट करके पता चला कि हाँ माइनस अल्फ़ा बाई बीटा पुट करने पे पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि मिनिमम मिल गया मुझे मिनिमम ही चाहिए होता है ज़्यादातर, जो कि स्टेबल इक्विलिब्रियम हो। यहाँ से फिर ओमेगा निकल जाएगा अल्फ़ा ओवर अंडर रूट एम बीटा। ठीक है, लास्ट एंड फुल एंड फाइनल जो टॉपिक रिवाइज करना है आपको वो है वायरल थ्योरम, जो कि बहुत छोटा है। अगर कभी भी फोर्स, किसी भी सिस्टम के लिए फोर्स जो है वो r की पावर n पर डिपेंड कर रही है, तो जो उसका एवरेज काइनेटिक एनर्जी और एवरेज पोटेंशियल एनर्जी के बीच में रिलेशन होगा वो ये होगा, ध्यान रखना है, n+1/2 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी का एवरेज। क्लियर। अब हम कुछ कर रहे हैं फटाफट प्रॉब्लम्स को रिवाइज, फिर आप और प्रॉब्लम्स बाद में रिवाइज आप अपने खुद से कर लीजिएगा, जो नहीं होगा टेलीग्राम ग्रुप पर पूछ लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो JNU 2011 का है। पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स अलोंग द x एक्सिस अंडर द इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। ये पोटेंशियल दिया हुआ है, देखिए e⁻²ax। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है जब m की वैल्यू 4 है, v0 2 है और ये है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे आप तो x की वैल्यू आपको मिलेगा 0। स्टेप 1 यही है कि आप सबसे पहले उसको डिफ्रेंशिएट करिए, फिर डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इस x की वैल्यू 0 पुट करने पे ही आपको ग्रेटर देन 0 मिल जाएगा, यानी मिनिमम मिल जाएगा। तो v'(x=0 पे 9/4 आ जाएगा। ओमेगा का क्योंकि मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, ओमेगा = अंडर रूट v'(x=x0/m। तो आप यहाँ पुट करेंगे तो ओमेगा का वैल्यू 0.75, क्योंकि हमें टाइम पीरियड निकालना है जो कि 2π/ओमेगा होता है, तो 8.37, जो कि करेक्ट आंसर सी है। नेक्स्ट देखिए DU 15 का क्वेश्चन है, द ऑयलर-लैग्रांज इक्वेशन फॉर अ सिस्टम इज गिवन एज। ये इक्वेशन दी हुई है, हमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लैग्रांजियन विल डिस्क्राइब दिस सिस्टम। देखिए आपको क्या करना है, चारों ऑप्शन को वेरीफाई कर लेना है। किस में? ऑयलर-लैग्रांज इक्वेशन में, जो कि ये होती है। और जब आप ऐसा करेंगे जो मैंने किया है तो ऑप्शन बी आपको करेक्ट मिल जाएगा। तो जब भी कभी ऐसा कोई क्वेश्चन हो कि लैग्रांजियन दिया हो तो आप इसे मत सॉल्व करिएगा जो इक्वेशन दिया हुआ है, आप ऑप्शंस को चेक करिएगा बाय यूजिंग ऑयलर-लैग्रांज इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट BHU 19 का क्वेश्चन है, द इन्वर्स स्क्वायर लॉ। इन्वर्स स्क्वायर लॉ में हमें पता है कि फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो यहाँ पर n की वैल्यू जो मैंने ऊपर बताई है, क्योंकि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू r की पावर n -2 हो जाएगा। तो एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू n+1/2, तो 2 टाइम्स ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू दिस, यानी करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट इज BHU 19 का, द टाइप्स ऑफ कांस्टेंट ऑन द मैकेनिकल सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ अ सिलेंडर रोलिंग डाउन ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन। देखिए इंक्लाइंड प्लेन पे आ रहा है, तो इंक्लाइंड प्लेन पे हमें पता है कि जो यहाँ पर L है, इसका अगर मैं इंक्लाइंड प्लेन की जो लेंथ मान लूँ L है, तो जब ये सिलेंडर रोल कर रहा है तो dl/dt इसकी जो वेलोसिटी है वो किस पर डिपेंड कर रही है? a अल्फ़ा डॉट पे। अगर ये एंगल अल्फ़ा है तो अल्फ़ा डॉट पर डिपेंड कर रही है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ से एक इक्वालिटी का साइन बन के आ गया, तो यानी ये हॉलोनोमिक कांस्टेंट है। तो हॉलोनोमिक है, 4 ऑप्शन में हॉलोनोमिक। ठीक है, 2 ऑप्शन में हॉलोनोमिक दिया हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बताया था यहाँ पर ये जो लेंथ है ये टाइम के साथ चेंज कर रहा है। टाइम के साथ क्या हो रहा है? चेंज कर रहा है। नहीं, ये लेंथ जो है टाइम के साथ चेंज कहाँ कर रहा है? ये तो पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी की वजह से है। तो ये लेंथ तो फिक्स है, तो क्या हो जाएगा? ये स्क्लेरोनोमिक हो जाएगा, टाइम पर इंडिपेंडेंट है। क्लियर है? BHU 18 का है, पार्टिकल ऑफ यूनिट मास मूव्स इन अ पोटेंशियल दिस, द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। आसान है ये, तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, x की 2 वैल्यूज़ निकल के आ जाएंगी +-1। v' निकालेंगे 6x आ जाएगा, x की वैल्यू -1 पे, ग्रेटर देन मैक्सिमा। मिनिमा वाला मुझे लेना है, तो कितना आ जाएगा? √6। करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट इज BHU 18, Q1 and Q2 आर दी जनरलाइज कोऑर्डिनेट एंड P1 P2 आर दी जनरलाइज मोमेंटा। देन ये पोर्शन ब्रैकेट निकालना है, बहुत ही आसान है। पोर्शन ब्रैकेट आपको 2 फंक्शन आपको दिया हुआ है, f एंड g दिया हुआ है। आप क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास 2 कोऑर्डिनेट या 3 कोऑर्डिनेट है तो समेशन आता है, आगे समेशन आता है पोर्शन ब्रैकेट में। तो सबसे पहले आप Q1 के रिस्पेक्ट में निकालेंगे f का, फिर P1 के रिस्पेक्ट में निकालेंगे f का, फिर Q2 के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, फिर P2 के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। ऐसे g का P1 और Q1 और P2 एंड Q2। तो आप जब ऐसे चारों चीज़ें निकाल के चेक करेंगे और फिर फॉर्मूले में पुट करेंगे तो 0 आपका आंसर आ जाएगा। ये सारी चीज़ें वैसे ही दिखाने के लिए हैं। HCU 15 का, यानी हैदराबाद यूनिवर्सिटी का है, द लैग्रांजियन ऑफ एटवुड सिस्टम। देखिए यहाँ पर 2 मासेस लटका दिए जाते हैं एटवुड्स में, पुली सिस्टम में। तो ये जब ऊपर नीचे मूव करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी तो हमें पता है, फर्स्ट मास के लिए ½ mv², सेकंड मास के लिए भी ½ mv²। इसके लिए जो पोटेंशियल है वो m1gx1, इसके लिए पोटेंशियल है m2gx2। तो जो करेक्ट वैल्यू होनी चाहिए वो आपके पास डी आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम 2 पार्टिकल 2 मास के लिए, और ये पोटेंशियल एनर्जी फॉर द फर्स्ट, क्योंकि माइनस होता है बीच में, L = T - V, ये प्लस हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है जेस्ट 12 का, द कोऑर्डिनेट Q एंड द मोमेंटम P ऑफ द कैनोनिकल पेयर विच ऑफ द ऑल्सो फॉर्म्स। देखिए आपको चेक करना है कि इनमें से कौन सा सही तरीके से
कैनोनिकल जो सेट है, पेयर है, वो फॉर्म हो रहा है। तो जब आप इस सी को चेक करेंगे ना तो आपको सही मिल जाएगा। देखिए इसको आप चेक करेंगे डिफरेंशियल निकाल के तो ये 1 आ जाएगा। मैंने बताया था जो कंडीशन होती है उसकी कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन की, तो पोर्शन ब्रैकेट 1 आ जाना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन जो है अब लास्ट है ये, इसके बाद आप खुद ट्राई करिएगा। जस्ट 19 का है। कंसिडर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फेस स्पेस कोऑर्डिनेट दिस एंड दिस। ये क्यू दिया हुआ है, ये कैपिटल पी दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ स्मॉल क्यू एंड स्मॉल पी। हमें ए और बी का निकालना है वैल्यू। तो क्योंकि कैनोनिकल है, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन भी कैनोनिकल, तो आपका इसका पोर्शन ब्रैकेट जो है वो 1 के बराबर होना चाहिए। तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे जब डेल क्यू पी, यहाँ पर पी क्यू आना चाहिए, है ना, पी क्यू, ठीक है। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन मिलेगा। अब इसके क्या मतलब है, ये तो हमेशा 1 ही होता है, ठीक है। अब या तो ये 1 हो या ये 1 हो या ये 1 हो। इसको जब हम 1 करेंगे तो ए बी बराबर 1, एक इक्वेशन ये आ गई। इसको जब हम 1 करेंगे तो 2a - 1 0 होना चाहिए, यानी a = 1/2 आ गई। तो a = 1/2, b = 2। तो ये कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आपको करा दिए हैं। इसके अलावा भी मैंने देखे हैं कि आप BHU के जो क्वेश्चंस हैं अब आप इस वीडियो के बाद ईजिली कर पाएंगे। ट्राई करिए, अगर नहीं होता है तो जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उससे पूछिए, हम ज़रूर डिस्कस करेंगे कि और भी अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ रह गई हो तो मैं आपको बता दूंगा, वैसे ही PDF में। नहीं तो इतना मेरे ख्याल से ओवर है, मैंने मोर देन ओवर बता दिया है जो आपको रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट शायद ऑप्टिक्स या सॉलिड स्टेट फिजिक्स हम करेंगे, सारे सब्जेक्ट को कवर करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास डेट्स नहीं है एंट्रेंस की, अभी कोई अपडेट ही नहीं बता रहा, ना BHU ना HCU ना DU नथिंग। तो अभी हम कर सकते हैं सारे सब्जेक्ट को रिवाइज। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए अपना, गुड बाय, टेक केयर।